बैक टू मैनेजमेंट प्लस। हमने अभी तक में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में दो टाइप्स देख रखे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद जो थर्ड नंबर आता है वो आता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने का। तो इस वीडियो में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाली तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। तो देखो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, हमने पार्टनरशिप पढ़ा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक सिंगल इंडिविजुअल ओनर होता था, और पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते थे बिजनेस के वो सारे के सारे ओनर होते थे कंपनी के। तो जब बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक बिजनेस जो होता है ना वो ओन किया जाता है उसके शेयर होल्डर के द्वारा। अब शेयर होल्डर कौन है? तो शेयर होल्डर का मतलब ऐसे लोग जो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ शेयर्स को ओन करते हैं, यानी उसके मालिक होते हैं। देखो एक कंपनी जो होती है ना बहुत सारे शेयर्स को मिला करके बनाई जाती है, तो वो सारे शेयर्स किसी एक पर्सन, दो पर्सन ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास ही नहीं होता है, छोटे छोटे पोर्शन में बहुत सारे लोगों के पास होता है। तो उन सारे शेयर्स को कंबाइंड करके, ज्वाइंट करके एक बिजनेस होता है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जिनके पास भी वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्टॉक होता है यानी शेयर्स होता है, वो होते हैं शेयर होल्डर उस कंपनी के, जो कि उसके ओनर होते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के वो सभी के सभी ज्वाइंटली उसके ओनर होते हैं। तो देखो ईच जॉइंट स्टॉक कंपनी share is transferable, and if the company is public then its share are marketed on registered stock exchange। अब देखो जो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक कंपनी है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे ही पास रहेंगे, फिर किसी और के पास नहीं जा सकते। वो पब्लिक टू पब्लिक मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे देख लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने कंपनी स्टार्ट की थी, क्या धीरू भाई अंबानी के बाद अगर उनका डेथ हो जाता तो कंपनी बंद हो जाती ना? ऐसा नहीं है ना, उनके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हो गए, फिर किसी और को ट्रांसफर होंगे, कोई खरीदता है कोई बेचता है, तो ये ट्रांसफर चलता रहता है। लेकिन अगर जो कंपनी पब्लिक है, पब्लिक कंपनी के अंदर में जो स्टॉक होते हैं ना, जो शेयर्स होते हैं ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं और उनको कोई भी खरीद बेच सकता है स्टॉक एक्सचेंज की मदद से। प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है उनका जो शेयर होता है वो ट्रांसफर्ड किया जाता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के तरफ। हाउएवर द ट्रांसफर इज लिमिटेड बाय अग्रीमेंट एंड फैमिली मेंबर। लेकिन ये जो ट्रांसफर किया जाता है वो उसका एक लिमिट होता है। क्या लिमिट होता है? आप एग्रीमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर कर सकते हो या फिर किसी फैमिली मेंबर को ही ट्रांसफर कर सकते हो। जो पब्लिक कंपनी होती है उनके शेयर्स को आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफरेबल सारे होते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। क्लियर है? चलो देखो फीचर्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है ना उनकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब खुद की आइडेंटिटी होना। अपार्ट फ्रॉम पर्संस इन्वॉल्व, जो भी वहां पे लोग इन्वॉल्व हैं उनसे हटके कंपनी की खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो उनका एक कंपनी है, तो जियो के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी की अपनी खुद की पहचान है और जियो की अपनी खुद की पहचान है। अगर जियो पे किसी को केस करना है तो मुकेश अंबानी पे केस नहीं करेगा, वो जियो कंपनी पे केस करेगा। अगर कोई एसेट खरीदना है तो मुकेश अंबानी के नाम से एसेट नहीं खरीदा जाएगा बल्कि जियो के नाम से एसेट खरीदा जाएगा। क्यों? क्योंकि जियो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एक्ट करती है मार्केट में। वो सारे डिसीजंस ले सकती है, वो एसेट खरीद सकती है, वो लाइबिलिटी को पे कर सकती है, जरूरत पड़ी तो किसी पे केस भी फाइल कर सकती है या फिर कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। क्यों? क्योंकि जियो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है। जिस तरीके से हम लोग सारे डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हर कंपनी अपने डिसीजंस ले सकती है। और तो और उसका खुद का आइडेंटिटी होता है, आप उसको उसके ओनर के नाम से
नहीं पहचानते, वो पूरी तरह से सारे एक्टिविटीज करती है अपने खुद के आइडेंटिटी पे, जबकि पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका परपीचुअल। जैसे ही एक बार फर्म को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, वो तभी डिसॉल्व होगा जब लॉ चाहेगी, यानी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो ही डिसॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज किसी के चले जाने से, किसी के डेथ हो जाने से, किसी के रिटायर हो जाने से फर्म को किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, फर्म वहीं का वहीं रहता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज था, रिलायंस इंडस्ट्रीज को धीरूभाई अंबानी ने स्टैब्लिश किया था। धीरूभाई अंबानी अब नहीं रहे, फिर भी आज भी उनकी कंपनी चल रही है और शायद सालों साल चलती रहेगी। टाटा ग्रुप के ओनर बहुत पुराने थे, जमशेद जी टाटा थे, वो कब के गुजर गए, अभी तक टाटा ग्रुप चल रहा है। तो एक बार फर्म डेवलप कर गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद उसको तब तक डिसॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक लॉ ना कहे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर। For a public limited company, there can be unlimited number of member, but minimum being 7. Public limited company अगर बिजनेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, in this type of company the liability of the company shareholder is limited। देखो भाई, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था तो वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अगर जरूरत पड़ी, ज्यादा ड्यू हो गया, ज्यादा डेट हो गया तो क्या होगा, जो प्रोप्राइटर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रियलाइज कर दिया जाता था। पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता था, पार्टनर्स के प्रॉपर्टी को रियलाइज करना पड़ता था ड्यू अमाउंट को पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम है, लिमिटेड है। हाउएवर नो मेंबर कैन लिक्विडेट द पर्सनल एसेट टू पे द डेट्स ऑफ अ फर्म। किसी भी तरीके का पर्सनल एसेट को आपको रियलाइज करने की या लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है कंपनी के डेट को पे करने के लिए। दैट इज वाई इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफरेबल शेयर। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं बिना किसी कंसल्टेशन के शेयर्स को दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता था, हम लोग सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेते थे, उसके बाद ही अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते थे किसी भी थर्ड पार्टी को। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन पूरे के पूरे शेयर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन। For a firm to be accepted as an individual legal entity, it has to be incorporated. So it is compulsory to register a firm under a joint stock company. भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इनकॉर्पोरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, पार्टनरशिप में भी इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन का कोई नीड नहीं था, नेसेसरी मैंडेटरी नहीं था, लेकिन हाँ बहुत से बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, ये कंपल्सरी है। एक इंडिविजुअल लीगल एंटिटी को इनकॉर्पोरेट होना कंपलसरी माना गया है अंडर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो उसमें फर्स्ट है आपका IOCL, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे ही आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस। सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, लार्ज कैपिटल। कंपनी जो है ना, कंपनी बनाने के लिए काफी लार्ज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि रिलायंस ने 25,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था टेलीकॉम वेंचर में आने के लिए। तो 25,000 करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, जो कि इम्पॉसिबल है सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस के दौरान इतना खर्च करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। इसके पास बहुत कैपिटल होता है, तो जब कैपिटल ज्यादा है, फंड ज्यादा है, तो बहुत से एडवांटेजेस मार्केट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। भाई पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो जाती थी। अगर किसी तरीके का लॉस हो गया, किसी तरीके का ज्यादा ड्यू अमाउंट हो गया,
तो पर्सनल एसेट्स को भी रियलाइज कर दिया जाता था उन ड्यू अमाउंट को पे करने के लिए। तो अगर लॉस हुआ तो काफी रिस्क हो जाता था। In the case of a company limited by shares, the liability of a shareholder is restricted to the unpaid amount on the share held by him. If the case of a company limited by guarantee, his liability is restricted to the amount what he has guaranteed to contribute in the event of winding up of the company. आपने जितने शेयर्स लिए हैं आपकी लाइबिलिटी वहीं तक है। अगर आप 10 शेयर्स ओन करते हो तो आपकी लाइबिलिटी उस 10 शेयर तक ही है उस कंपनी में, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी का मतलब कि आप बाद में इतना पे कर दोगे, तो आपकी जो लाइबिलिटी है जितने की आपने गारंटी ली है उस कंपनी में उतने तक ही सीमित है। अब थोड़े लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये गारंटी देते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हम कंट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज कॉल्ड गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये होता है सारे शेयर होल्डर एक गारंटीड अमाउंट बताते हैं, वाइंड अप करने के बाद वो उसको पे करते हैं वाइंड अप करने के दौरान। तो जितने की गारंटी आपकी है उतने ही तक का आपका लिमिट होगा। अगर आप शेयर लिमिटेड हैं तो शेयर जितने का होगा उतने की गारंटी होगी, उतने का आपका लाइबिलिटी होगा। लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने की आपने गारंटी ली है उतने तक की आपकी लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या है, आप आराम से शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। क्लियर है, इसमें किसी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एनी शेयर होल्डर कैन इजिली कन्वर्ट हिज शेयर इनटू मनी बाय सेलिंग हिज शेयर। या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अगर चाहते हो कि मेरे शेयर्स लिक्विडेट हो जाएं एट द टाइम मुझे इसके पैसे मिल जाएं तो आप उस शेयर को बेच करके मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन। अ कंपनी हैज परपीचुअल और कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मेंबर में गो और न्यू मेंबर में कम इन बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। भाई आप लोग चले जाएं, आ जाएं, रिटायर हो जाएं, डेथ हो जाएं, कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, लगातार चलता रहता है, इसके ऑपरेशंस चलते रहते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई रुकावट नहीं आता किसी कारणवश। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट। जॉइंट स्टॉक कंपनी सिस्टम एनकरेजेस पीपल टू सेव। इवन स्मॉल अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ शेयर। अ पर्सन कैन बाई इवन 1 शेयर ऑफ अ कंपनी। अब देखिए इस तरीके की कंपनी जो है ना लोगों में इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट को जेनरेट करता है। कैसे जेनरेट करता है, आप लोगों ने SIP का नाम सुना होगा, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो क्या होता है कि बहुत से शेयर्स में लोग अपने छोटे छोटे अमाउंट को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। 1 शेयर खरीद लेना, 2 शेयर खरीद लेना, 3 शेयर किसी कंपनी का खरीद लेना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी का रेट अगर स्टॉक मार्केट में बढ़ा तो आपको फायदा हो गया, अगर घटा तो आपको नुकसान हो गया। तो लोगों को प्रमोट करना सेविंग के लिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो। कैसे इन्वेस्टमेंट करो, तो अपने छोटे छोटे अमाउंट को लगाओ कंपनी के शेयर में, चाहे 1 शेयर ही क्यों ना खरीदो, लेकिन आप खरीदो और उसमें इन्वेस्ट करने की आदत बनाओ। Risk bearing capacity. The loss of the company is distributed over a large number of shareholder. So each shareholder bears a very little amount of loss. Hence the company form of organization has risk bearing capacity. देखो यहाँ पे रिस्क बियर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सारा जो लोड होता है ना वो 1 या 3-4 कंधों पे नहीं होता, बहुत सारे कंधे होते हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, जिस वजह से वो बियरिंग कैपेसिटी के अंदर आता है, उसको आप झेल सकते हो। इतना कम अमाउंट में होता है कि आप उस रिस्क को झेल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कमर ही टूट जाए, इतना रिस्क हो गया। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अंडरटेक बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। As a result, it can derive all the advantages of large scale production. देखो बहुत ज्यादा इसके पास कैपिटल है, नो डाउट। तो ज्यादा कैपिटल होगी तो क्या होगा,
कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो बहुत ज्यादा एडवांटेज लेकर के आएंगे। कैसा एडवांटेज? आप लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो हीरो होंडा लिमिटेड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलर टू व्हीलर का, है ना, मैन्युफैक्चरर्स मोटर बाइक ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट एबल टू एंजॉय कॉस्ट एफिशिएंसी। अब बहुत ज्यादा कैपिटल होगा तो आप बहुत ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजीज होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, जिस वजह से आप क्या कर पाओगे, अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस सर्व कर पाओगे, जिसके वजह से आप मार्केट में छा सकते हो। तो बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज मिल जाता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन का एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कंपनीज के लिए। क्यों आता है? क्योंकि उनके जो अकाउंट्स होते हैं ना वो ऑडिट किए जाते हैं सीए के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा। तो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेन फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना वो पब्लिक को दिखाए जाते हैं कि देख लो भाई, सब कुछ मेरा पब्लिक है। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग अपने काम को करते हैं। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड हैं। तो पब्लिक को सारा कुछ जब आंख से दिखता है ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो इस तरीके के बिजनेस में पब्लिक का कॉन्फिडेंस देखने को ज्यादा मिलता है। देखो डिसएडवांटेज देख लो। फर्स्ट डिसएडवांटेज आपका क्या है? कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू फॉर्म। देखो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के दौरान। तो इन सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को करने में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड होता है और काफी ज्यादा मनी इन्वेस्ट होती है जो प्रमोटर्स होते हैं उनका। ये एक पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है? स्कोप फॉर डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रप्चर मैनेजमेंट। मींस व्हाट की देखो ओनर खुद तो बिजनेस को मैनेज करता नहीं है, डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ पेड एम्प्लॉयज होते हैं जो पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो अगर ये एम्प्लॉय या जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में जैसे डायरेक्टर लोग जो है ना, अगर वो डिसऑनेस्ट हो गए तो कंपनी के एक्सपेंसेस को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कि वो अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ओनर का डायरेक्ट हाथ नहीं होता कंपनी को मैनेज करने में। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। ये बहुत कॉमन वर्ड आजकल हो गया है तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। जो डायरेक्टर और मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट के पोस्ट पे बैठे रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग का जो रोल होता है वो अपने किसी जान पहचान वाले और रिलेटिव्स को दे दें ताकि उनका सिक्का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चल सके। क्लियर है? नेक्स्ट है लैक ऑफ लेबर रिलेशन। देखो लेबर डिस्प्यूट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि देखो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, इस तरीके के कंपनी वाले बिजनेस में क्या होता है कि जो ओनर होता है उनका डायरेक्ट वर्कर से कांटेक्ट नहीं होता, किसी तरह का कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। जो मैनेजमेंट होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना वहां के, उनका कांटेक्ट होता है वर्कर से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्कोप बनता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उस कंपनी में हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट जिनके लिए वर्कर काम कर रहे हैं, जो उनके ओनर हैं, उनसे उनका कांटेक्ट न होकर के इंटरमीडिएरी से उनका कांटेक्ट होता है। जबकि वही चीज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या है कि पर्सनल कांटेक्ट और सुपरविजन होता है ओनर और वर्कर के बीच में। नेक्स्ट है हाई टैक्सेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को काफी हायर रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। A company has to submit many statements and return to the government. There are many inspections and formalities of submission of records, especially in the case of manufacturing companies. Excessive government control leads to waste of time, money and loss of freedom. बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे जितनी भी कंपनी है सबको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक करना होता है। फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हैं तो आपको बहुत से गवर्नमेंट के बेंचमार्क, बहुत से स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको कि आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत से आपको एक चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट की, जो कि शायद बहुत ज्यादा बोर्डम फील करवाता है, बहुत ज्यादा बॉदर करता है किसी भी कंपनी को। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम, मनी और उनका फ्रीडम जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेक्रेसी। Maintaining secrecy is the most difficult part in any joint stock company. If every matter has to be discussed in the board of director meeting or in the annual general meeting of shareholder. देखो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, इसमें किसी तरह की कोई सेक्रेसी नहीं होती है, लेकिन
सीक्रेसी जो है ना बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हर चीज हर सामने आप डिस्क्लोज कर दो, फिर आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। सारे जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सबके साथ होता है, तो कोई भी अगर बीच में कहीं पे भी लूपहोल आ गया ना तो फिर सारी स्ट्रेटजीज आपकी बाहर आ सकती हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई सीक्रेसी नहीं रह पाती, क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजीज, जितने भी पॉलिसीज होती हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में, उनके डिस्कशंस में सामने आती हैं, एजीएम में सामने आती हैं। तो इस वजह से किसी तरह की कोई सीक्रेसी नहीं रहती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में काफी ज्यादा सीक्रेसी देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।